अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। पीटीआई हुकूमत के कमजोर पड़ते ही चौधरी बरादरान ने हुकूमत छोड़ने की खुली धमकी दे दी है। इमरान खान के जोहराने में काफ लीग ने शिरकत से इनकार कर दिया। 8 माह से वजीर आजम ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया। वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा फट पड़े। बुजदार सरकार को भी अपने सहारे का मोहताज करार दे दिया। अगर हुकूमत काफ लीग को अहमियत नहीं दे रही तो बार बार धमकियों के बाद पुरानी तनख्वाह पर काम करने के बजाय इक्तदार से जुदा क्यों नहीं हो जाते, इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पार्टी छोड़कर जाने वालों के घेराव की धमकी दे दी है। पार्टी छोड़ने वालों को लोटा भी करार दे दिया है। बिलावल भुट्टो के इमरान खान पर सिलेक्टेड के तंज। सिलेक्टेड को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के बारे में क्या इल्म, हमारा 3 नस्लों से वास्ता है। बिलावल भुट्टो अवाम को राम करते रहे। इसके बाद हम प्रोग्राम में बात करेंगे दुनिया भर की अवाम अमरीकी सदर के नताइज के इंतजार में लटक कर रह गई है। अमरीका में सदारती इंतखाब में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन जीत के इंतहाई करीब। वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। 5 रियासतों के नताइज वाशिंगटन के हुक्मरान का फैसला करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे गुज़श्ता रोज जो लाहौर में किसानों की जानिब से एहतजाज हुआ था, उसमें एक किसान जख्मी हुआ था। आज इत्तलात आई हैं कि वो किसान जहां बहक हो गया और ये किसानों की जानिब से दावा भी किया गया, इल्जाम लगाया गया है कि पुलिस ने केमिकल मिला पानी उन पर फेंका है। क्लासा साहब, आपसे आज मैं आगाज करूंगी। काफ लीग का के 2 साल से हमारे तहफ्फुजात दूर नहीं किए गए। तारिक बशीर चीमा साहब कहते हैं 8 माह हो चुके हैं, वजीर आजम ने कोई मुलाकात नहीं की है, तो फिर इक्तदार छोड़ दे क्या कर रहे हैं? इक्तदार के लिए तो वो किसी ने पूछा ना, एक बंदे से, कोई हाफिज साहब थे, कोई नबीना थे, तो उन्होंने कहा जनाब के हाफिज साहब हलवा खाएंगे, तो उन्होंने आगे ये जवाब दिया था गाली देकर। उन्होंने कहा जनाब कि अगर हलवा ही नहीं खाना तो नबीना किस काम के लिए बने थे। ये जो सियासत में आए हुए हैं, मैं मतलब उनका इंटरव्यू सुन रहा था, ये अब इमरान खान साहब को और उनके मीडिया को, उनके मीडिया टीम के लोगों को ये सीखना चाहिए चौधरी साहबान से कि आपने मीडिया में फ्रेंडली दोस्ताना तल्लुकात कैसे रखने, और जब चाहें और जहां चाहें जिस चैनल पे चाहें आप अपने आप को अनलीश कर सकते हैं। अब देख लें, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इनके तल्लुकात का आप उसका इम्पैक्ट देखें। अपनी गलत चीज़ को भी वो सेल कर सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं, और आगे से उनसे कोई मुश्किल सवाल भी नहीं पूछा जाता। ये भी बता दूं, ये मजे की चीज़ है। उनके बड़ा उनका जितना उन्होंने जितना कंट्रोल रखा हुआ है ना यहाँ पे, इस पे पाकिस्तानी मीडिया पे, ये इमरान खान साहब को सीखना चाहिए। एक दिन में वो 4 चैनल्स पे जाके अपनी मर्जी की सवालात, मर्जी की गुफ्तगू करवा सकते हैं। इमरान खान साहब के अच्छे तल्लुकात थे। जो उनके एडवाइजर थे उन्होंने पहले दिन से उनको डंडा उठाएं, एक तो मॉडल ठीक करवाएं जी, इसका टीवी चैनल का ये मॉडल ठीक नहीं है जनाब। अपना पीटीवी चला नहीं है जिसको 10 अरब रुपये आवाम की जेब से दे रहे हैं। दुनिया जहाँ के निकम्मे आपने वहाँ पे लोग भर्ती किए, चीजें की, अपना चैनल चला नहीं है पीटीवी। उनसे 8 से 10 अरब रुपए की वहां पे अवाम के पैसों से लेते रहे। लेकिन हमें कह रहे थे अपने मॉडल आप ठीक कर लें, आपके मॉडल ठीक है। उसका नतीजा क्या निकला? आज उनको अपने वो जो एडवाइजर थे उनसे जरा पूछना चाहिए था कि भाई साहब हमने जो मीडिया पे पॉलिसी रखी, आज वो जब एक ही बंदा 1 मैन आर्मी है, उनके बाद तारिक बशीर चीमा साहब हैं या कामिल अली आगा साहब हैं, जब चाहे वो उनको लूज कैनन की तरह इन पे इनको कर सकते हैं, इन पे वो अटैक करते हैं, इनके बारे में बातें कर सकते हैं जो चाहें। मैं भाई आई वाज इम्प्रेस्ड, 4-5 चैनल्स पे उन्होंने जाके हैंडल किया है। तारिक बशीर चीमा ही कहें, कामिल अली आगा, क्योंकि लेग तो थोड़ा सा उनका असर कम हो गया। हाँ, और फिर चीमा साहब उनके वजीर भी हैं। मुझे समझ नहीं आती चीमा साहब की कि भाई साहब आप कैबिनेट में बैठे हुए हैं, आप जट हैं, एक यहाँ के सेंट्रल पंजाब का जट हैं, ये चौधरी जो है माशाल्लाह बाजो मार्शल रेस हैं। जट वैसे संभाले नहीं जाते, मतलब 2 कौमें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं संभाली जाती। एक राणा हो गए, राजपूत हो गए, साथ में जट हो गए, ये तीनों संभाले नहीं जाते। राणा राजपूत शायद एक ही चीज है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। एक हमारे यहाँ भी राणा साहब हैं वैसे, मादरत के साथ। ये ना हो कि शो के बाद उन्होंने मुझे लम्हा पाया हुआ कि भाई साहब आपने ये, मैं रानों की शान बयान कर रहा हूँ। 2 ही कौमें बड़ी समझी जाती, बाकी भी हैं, मतलब चौहान भी हैं, ठाकुर भी हैं, उनकी गलतियां उसमें ना जाए। एक सेंट्रल पंजाब के जट हैं सर, एक हमारे साउथ के सराइकी इलाकों का जट है, चीमा साहब जो हैं। अब 2 बड़े जट क्लाइन जो हैं यहाँ पे सेंटर और साउथ के मिले हुए हैं, और जितने मैंने उनके तरले देखे, भाई आप इतने बड़े बहादुर हैं, इतना बड़ा क्लाउट है आपके पास। तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं बहावलपुर साइड पे किसी को इनकी मर्जी के बगैर, वो कहते ना परिंदा पर नहीं मार सकता। तो ये थोड़ी सी बहादुरी जो है, जो वैसे आप ये लोगों को दिखाते रहते हैं, ये जो माचो आपका अब माचोइज्म जो है, ये थोड़ा सा इमरान खान को क्यों नहीं दिखाते आप?
मतलब टीवी चैनल के जरिए क्यों मैसेजेस भेज रहे हैं? आप एक आपके पास दो बड़े फोरम हैं, एक आपके पास फेडरल कैबिनेट है, वहां पे आपके 50-60 लोग होते हैं, वहां पे पढ़ जाए इमरान खान साहब को ये बातें यहाँ पे कर उनको, सर मुझे फोरम चाहिए, 0 आवर होता है इनका, कि जब कैबिनेट का एजेंडा खत्म हो जाता है उसके बाद 1 घंटा पॉलिटिकल गुफ्तगू होती है। जैसे आज दीगर अरकान ने तो गुफ्तगू भाई साहब आप पढ़ जाए उनको, वहां पे जाके उनको बताएं जो चीजें आज आपने उस पर टीवी चैनल पे बताई, 101 चलाई हैं आपने, धमकियां दी हैं, थ्रेट्स की हैं, वो बताएं। अच्छा चलो जी, कैबिनेट का अपना एक उसका रिजाइन कर दें। ठीक है, ये तो आखिरी स्टेज है ना, इतने भी बेवकूफ नहीं है जट, वो मान लिया भोले हैं, थोड़े कम है भोले हैं जट, लेकिन इतने भोले भी नहीं है कि रिजाइन कर दें। एक जुमले में थ्रेट करते थे, साथ में हाथ पांव पड़ जाते थे कि हमारे बगैर आपका काम कैसे चलेगा। मजे की चीजें हैं जो मैं एक दो बाद में लेके आता हूँ। चले मान लेते कैबिनेट का फोरम बड़ा उसका डेकोरम मान लिया जी, वो फोरम नहीं है, तो भाई साहब आपके पास कौमी असम्बली का फोरम तो है, आपकी तो अपनी पार्टी अलायंस में बैठे हो ना, आप इमरान खान साहब के उसके फॉलोअर तो नहीं है। बिल्कुल, अब कौमी असम्बली में खड़े हो जाएं, आप धुआंधार तकरीर कर सकते हैं, माशाल्लाह करें। अच्छा वो भी फोरम आपने इस्तेमाल नहीं किया। एक और फोरम था, आज अलायंस की मीटिंग थी, आप जाते रोटी ना खाते, नहीं जी कि हम तो घर से खा के आए और हमारा जिनसे लड़ाई झगड़ा होता है उनके घर में रोटी नहीं खाते, वोट देते हैं उनको, लेकिन रोटी नहीं खाते। मेरी ये रिजर्वेशन। पंजाब असेंबली में स्पीकर हैं, जिसको मर्जी बोलने दे, जिसको ना बोलने दे। ठीक है सर, आप वहां पे आज आप चले जाते इमरान खान साहब की वहां पे बैठ के उनकी क्लास ले लेते, आप तो बहादुर आदमी है। अब वहां पे बड़े अच्छे बच्चे बन के बैठते हैं, वहां पे जाते हैं, बड़े पोलाइट हैं, मुहज्जब हैं, मिन्नत तरला सारा कुछ खान साहब, वहां खान साहब के सामने बोलने की जरूरत नहीं करते। तारिक बशीर चीमा साहब क्या करते हैं, टीवी चैनल पे बैठ जाए, हमारे प्रोग्राम में आ जाएंगे, उसमें तड़ियां देना शुरू। मैं वैसे कर रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम से हमारे से मुराद है ओ भाई मेरे। अच्छा मुन्ना सिलाई साहब का मैंने देखा, उनका ट्वीट देखा, मजे का था। उन्होंने फरमाया कि हमारा आपके साथ जो मुआहदा था वो था कि सिर्फ सियासी इत्तेहाद था, रोटी खाने वाला मुआहदा नहीं था। हाँ। हालांकि ये पूरा खानदान इस बात के लिए मशहूर है कि खाना खिलाने के लिए रोटी नहीं छोटी खाओ तो मिट्टी पाओ, ये तो उनका मशहूर उनका मुहावरा है, कौल है। बहुत अच्छा खिलाते हैं, वही है, मतलब इज्जत भी देते हैं, मैं ये नहीं कहता, इज्जत देते हैं, खाना खिलाते हैं, बड़े उनके तल्लुकात लोगों के साथ बेहतर रखते हैं। हम उनकी कोई पर्सनल उस पर नहीं जा रहे, हम उनका पॉलिटिकल कंडक्ट को डिस्कशन कर रहे हैं उस पर। अब इमरान खान साहब को भी जिद आ गई, खान साहब भी खान है, उधर से जट वर्सेस खान, ये तो पूरी फिल्म है, मतलब कहानी है। अब खान कैसे साहब वो कहते हैं भाई साहब ना, मुझे आपकी ये कह चुके हैं वैसे भाई दवे और चौधरी परवेज अली साहब, ये जो मैं बातें कह रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं कह रहा, चौधरी परवेज अली साहब ये बातें कह चुके हैं यहाँ पे ये जर्नलिस्टों को कि खान साहब को मेरी शक्ल पसंद नहीं है, और खान साहब ने भी कभी अपने दिल का हाल उन्होंने छुपाया नहीं है। सो उन्होंने इन पे अटैक्स, इनके जाती तौर पर वो इनको नहीं पसंद करते, ये उनको पसंद नहीं करते, लेकिन मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की हुई है। इमरान खान साहब को एक पता है कि ये मेरे साथ मेरी वजह से नहीं है, ये जिन लोगों ने इनके साथ डील करवाई थी, जिन्होंने इनके साथ बराह रास्त मुआहदे किए थे, और जहां पे जाके इन्होंने अपनी कस्में वादे किए, तो इमरान खान साहब के साथ इनके वादे नहीं है, वो थर्ड पार्टी है। खान साहब को पता है भाई थर्ड पार्टी जाने ये जाने नहीं करना, इन्हें मत करें। लास्टली मैं कहूं कि भाई साहब अगर आप में जुर्रत है, आप थोड़ी सी जितने धमकियां आप टीवी पे दे रहे हैं ना, इनको ट्रांसलेट करके आप चीमा साहब इस्तीफा भेज दें जी, मैं आपकी कैबिनेट में भी नहीं बैठता। वो परवेज अली साहब आज कह रहे थे जनाब कि हम जब चाहें वहां पंजाब में हुकूमत तोड़ दें, भाई आज तोड़ दो, मतलब आज थोड़ा सा कुछ तो करके दिखाएं। 2 सालों से अगला बंदा आपको घर में नहीं घुसने देता, आप उनकी चौखट पड़े खड़े, नहीं भाई साहब मैंने आपके साथ अलायंस करना है। मेरे बारे में कोई इस तरह के अल्फाज के, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आपके बारे में इमरान खान साहब क्या कहते थे, जरा सुनाया जरा क्लिप, जरा इनकी मेमोरी, इनको फ्रेश के बावजूद भी इमरान खान साहब कैसे मुखातिब करते थे और क्या कहते थे, जरा क्लिप प्ले कीजिएगा। क्लासेस साहब ये अल्फाज यूज, अब आमिर साहब से जरा पूछें, मैं तो जरा अपनी जगह पे, कोई ये बात मेरे बारे में कहे, आमिर जी हम में से किसी भी आम आदमी के बारे में कोई बंदा ये ख्यालात रखता हो कि ये डाकू है, चोर है, चलो हम उसको नुकसान नहीं दे सकेंगे, हम कभी उसको हाथ भी नहीं मिलाएंगे, कभी मिलना नहीं पसंद। इतना बड़ा बयान दिया इमरान खान साहब ने। और लास्टली इमरान खान साहब ने इनका ये जो बैंक के कर्जे माफ करवाए थे, इमरान खान साहब डिस्ट्रीब्यूट करते होते थे इनके बारे में, इनकी पूरी फैमिलीज की डिटेल आती, किस किस बैंक से कितना पैसा लूटा है इन्होंने। वो भाई आपके बारे में आपको डाकू चोर समझते हैं, आप उनको वजीर आज़म बनवा के बैठे हुए, फिर हमें तड़ियां दे, मीडिया पे हमें तड़ियां दे रहे होते हैं कि देखें जी हम ये कर देंगे, वो कुछ कर दें जनाब, जो कुछ आप कर सकते हैं। तो क्या अभी भी इमरान खान साहब इनको कोई तस्वर करते असली नहीं मिल रहे हैं? वो इमरान खान साहब जिसके काफी सारे लोगों को चोर डाकू कहते थे, वो सारे चोर डाकू उन्होंने अपनी कैबिनेट में बैठाए हुए हैं। सिर्फ ये अकेले नहीं है जिनके बारे में ये अल्फाज यूज करते थे। मगर बात ये है कि ये सियासी मरोड़ जो है ना, ये
टाइम टू टाइम जो है ना बात ये क्यू लीग के अंदर ये जो है ना मुस्लिम लीग वो तो कहलाते हैं, इनके अंदर ये ना चौधरी गुजरात के चौधरियों में ये आता रहता है। अभी इस वक्त उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक वो ये समझ रहे हैं शायद टाइमिंग अच्छी है, प्रेशर डालने का मतलब ये होता है कि थोड़ी सी वजारत में ताकत दे दें, 2-4-5 और काम होते हैं, कुछ नौकरियां होती हैं। गुजरात के अंदर इनकी प्रॉब्लम आ रही है कि इनकी मर्जी के जो अफसरान थे, एक जो DPO साहब थे उनकी नैब की इंक्वायरी चल रही है, वो पता चला है कि जनाब उन्होंने जो है ना शोधा के फंड के ऊपर जो है ना मुजरे चलते रहे वहाँ पे। वो बड़े बड़े मज़दार इल्ज़ाम जो है ना वो पढ़ने वाला है कि गुजरात में जो भी DPO जाता है या DCO होता है उसके मतलब वो अक्सर ये है। तो इनकी मर्जी के अफसरान नहीं लग रहे, कुछ ताकत में इनकी कमी आई हुई है, तो ये सख्त प्रेशर डाल रहे हैं। डाल इसलिए रहे हैं 2-3 वजह। एक तो वो समझते हैं कि अख्तर मेंगल साहब ना ये जो कोलिशन बनी हुई है इमरान खान साहब की वो बड़ी कमज़ोर कोलिशन है, ज़्यादा लोग मेजॉरिटी नहीं है उनके पास। तो उन्होंने कहा कि 3 पार्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ऑफ कोर्स इनके 5 बंदे हैं, 7 बंदे MQM के हैं और 4 बंदे BNP मेंगल। अख्तर मेंगल क्योंकि नाराज हो गए हैं और वर्चुअली अपोजिशन की रैलीज में भी जा रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब मैं हुकूमत का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं हूँ, तो वो सोचते हैं कि हम हैं और पीछे MQM वाले हैं, इससे पहले MQM वाले कैश करें तो हम कैश कर लें। तो एक तो ये टाइमिंग है। दूसरा वो समझ रहे हैं कि इस वक्त क्योंकि जो नारे लग रहे हैं जल्द से निकल रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी सड़कों पे आई हुई है, नून लीग भी आई हुई है, तो इमरान खान शायद कमज़ोर हुए हुए हैं, तो ये एक मौका है कैश करने का। तो प्रॉब्लम ये है, 2 प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो इनको पता है कि ये जिस तरह इन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी जो है ना उसके बगैर दे नो एग्जैक्टली वेयर बक स्टॉप्स, जहाँ बक स्टॉप करता है ना, जहाँ से मामला चलते हैं उनके बगैर ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की सियासत में हमेशा फ़र्क रहा है। इस घर के जो बड़े हैं ना, जो समझदार हैं, जो वज़ादारी जिनकी मशहूर है, वो चौधरी शुजात की है। अभी उन बेचारों की सेहत इतनी अच्छी नहीं है, वो काफ़ी बीमार रहते हैं और अल्लाह उनको सेहत दे। तो परवेज इलाही साहब के हमेशा ये वाला ना एग्रेशन, ये जो बैलेंस होता है ना, ये चौधरी शुजात ने हमेशा रखा है। वो बैलेंस नहीं है बिल्कुल, ये टाइम टू टाइम ये धमकियाँ आती हैं, ये पावर गेम खेली जाती है, मगर वो एक तवाज़ुन रखते हैं। परवेज इलाही साहब और मुनिस इलाही जो है ना ये बड़े केपेबल है वो बैलेंस ख़राब करने में। एक ज़रूरत से ज़्यादा भी आप प्रेशर डाल लें तो जिस तरह उन्होंने कहा दूसरी तरफ भी खान है तो वो ख़राब भी हो जाएगा। इनके अपने अंदर पार्टी के अंदर दम नहीं है। ये पाकिस्तान की वाहिद पीपल्स पार्टी है, पोलिटिकल पार्टी है, जब भी किसी को एस्टेब्लिशमेंट ने मौका दिया उन्होंने पार्टी खड़ी कर ली। जिस तरह के पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब अयूब खान के साथ आए थे, पीपल्स पार्टी बनाई, आज तक वो रूल कर रही है। नून लीग नवाज शरीफ साहब आए थे, इस तरह ही फौज के ज़ाउल हक के जरिए आए थे, उन्होंने पार्टी खड़ी कर ली। ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है, ये वाहिद सर्वाइवर बहुत बड़े हैं, मगर ये एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो है ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है कि मुशर्रफ ने जो इनको फ्री हैंड दिया सूबे में भी, सूबे में ऑफकोर्स परवेज इलाही पूरे 5-6 साल इन्होंने मुकम्मल किए और कंप्लीट इख्तियार, और वहाँ से रहते हुए ये इस्लामाबाद में भी कहने को शौकत अजीज़ था, कहने को ज़फ़रुल्लाह जमाली था, मगर ताकत यही इख्तियार यहाँ पे भी, क्योंकि तारक अजीज़ साहब इनके जो मेन सपोर्टर थे वो मुशर्रफ के कैंप में बैठे हुए थे, ये इस्लामाबाद भी यही वर्चुअली चलाते थे। ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो कि बिल्कुल अपने आप को पार्टी के तौर पर इस्टेब्लिश नहीं कर सके। 2008 में आप देखें इन्होंने पहले मेजॉरिटी थी PMLQ की, 2008 में इनकी 30-35 सीटें थी और उसके बाद 4-5 पे आई हुई हैं। ये जो 5 सीटें हैं ना, जिसमें 4 इलेक्टेड सीटें हैं इस वक्त, समझ लें आप, वो 4 में से भी 3 समझ लें कि इनकी भीख या दान दी हुई है PTI की। फॉर एग्जाम्पल गुजरात में 2 जो सीटें हैं वहाँ PTI ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। चकवाल में भी जो सीट इनको मिली चौधरी साले को, वो भी वहाँ भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया था। अगर PTI वाले कैंडिडेट खड़े करते ना तो शायद इनकी प्रेजेंस ही ना होती। और तारिक बशीर चीमा साहब भी जो है ना, नवाब सलाउद्दीन, और वहाँ पे भी कोई पार्टी का कैंडिडेट नहीं खड़ा किया तो ये भी जीते। तो इनकी 0 प्रेजेंस होती, 5वीं सीट कोटे से आई हुई है। सो ये पता नहीं किस बेसिस पे कहाँ कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये धमकियाँ दें, कोई ये इस तरह का करें, मगर मुझे डर ये है कि वो चौधरी शुजात साहब चाहे वो बीमार भी हो गए हैं तो उनसे मशवरा करते रहें। ये चौधरी परवेज इलाही के बस के होता तो ये पार्टी कब की पैकअप करके ये घर जा चुके होते।
लेकिन क्या सब आपको क्या लगता है, आमिर साहब कह रहे हैं कि सारा जो टेकअप है वो ज्यादा पीटीआई की तरफ है? अब इसमें अब लड़ाई किस बात पे है, ये लोगों को थोड़ी सी बताने की जरूरत है। ये कोई बहुत बड़े आदर्श के लिए नहीं लड़े कि बहुत बड़े असूल पसंद हैं, माशाल्लाह बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं, और ये चौधरी शबान की वजह से मुल्क में जमहूरियत बची हुई है। ये तो फौजी सदर को, जनरल मुशर्रफ को 10 साल, ये 10 दफा वर्दी के साथ सदर बनवा रहे थे। ये चौधरी साहब की तकरीर है सारी की सारी। जमहूरियत को जितना नुकसान बाकियों ने दिया उससे ज्यादा तो इनका हिस्सा बनता है सारा। अब इनकी देखे, इन्होंने हर जगह झुमर भी मारी है, ताड़ी भी मारी है, खटक डांस भी किया है इन्होंने। मसलन ये जनरल इसके साथ, ये मुशर्रफ के साथ भी खड़े थे, उनके पॉलिटिकल गॉडफादर थे उस वक्त, आपको याद होगा। इनकी मर्जी के बगैर यह पता नहीं हिलता था उस वक्त। 7 साल वो भी इंजॉय कर ले, मुशर्रफ वाले भी इंजॉय कर लिए। जरदारी साहब आ गए, वहां पे इनकी बाशो कार्रवाई वारदात देखें इन्होंने। मैं वहां पे था, नेडेरो में था, और मुझे याद है शाहीन सबाई साहब हमारे द न्यूज़ के उस ग्रुप एडिटर, उन्होंने मुझे भेजा जब बेनजीर भुट्टो साहब की असैसिनेशन हुई, तो मैंने नेडेरो गया हुआ था रिपोर्टिंग करने के लिए न्यूज़ के लिए। मेरे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने, आसिफ अली जरदारी साहब ने, उन्होंने कातिल लीग कहा था सर इनको। उन्होंने सीधा सीधा बेनजीर भुट्टो साहब की उनके असैसिनेशन का मुद्दा इन पर डाल दिया था। बेनजीर भुट्टो ने लेटर लिखा हुआ था कि अगर मुझे को असैसिनेट कर दिया गया तो उसमें 3 लोगों के नाम दिए थे उन्होंने कि फलां 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 साहब भी होंगे, इनके भी नाम आ रहे थे। यहां तक ये सारी चीजें पर्सनल थी। और दाद दे इन लोगों को जनाब के कुछ अरसे बाद उसी आसिफ अली जरदारी ने इन्हीं को चौधरी परवेज अली साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दे, वहां बन गए। उन्होंने इनको कातिल कह दिया, इनको कोई एतराज नहीं होगा, खैर है, वहां भी बन गए डिप्टी। उसके बाद वो निकले, अब जो इनके लिए तंग थोड़ा सा टाइम आया सर, वो आया जब नवाज शरीफ साहब है, ये उनके दरबार में भी हाजिरियां देने की कोशिश करते रहे। ये क्रेडिट उसको दे, नवाज शरीफ साहब को दे, उन्होंने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, ना परवेज इलाही को किया, ना उन्होंने चौधरी शुजात को किया कि भाई साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। कुछ भी कहें मियाँ साहब की 1-2 बातें, शेख रशीद की एंट्री नहीं मानी कि शेख साहब नहीं आपको नहीं लेंगे। उन्होंने परवेज इलाही, शुजात हुसैन, बड़ी इन्होंने कोशिशें की, आना जाना, ये गए भी थे उनके पास, इन मैसेंजर वगैरह भेजे थे, नहीं किया उन्होंने। अब उन्होंने इमरान खान साहब हाथ चढ़ गए इनके। ये इमरान खान साहब को अच्छी तरह पता है कि ये कंट्रैक्ट जो है ना, ये मेरे साथ नहीं है, इसलिए इमरान खान साहब इनको जवाब ही नहीं देता इनकी किसी बात का कि भाई साहब जिनके साथ मुआहदे किए थे, जिन्होंने आपको बिठाया था, जिन्होंने आपको पैम्पर किया हुआ, जो आपकी कंस्टिट्यूएंसी है या जिनकी आप कंस्टिट्यूएंसी है। और खान साहब को इस चीज में बड़ा क्लियर हो चुका है कि जितने दिन मैंने रहना है उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना है। खान साहब को सूट करता है इस वक्त कि वो सियासी शहीद बने, जाए आप उनकी हुकूमत के रहें, उनकी जगह किसको लेके आएंगे। इमरान खान साहब को क्लियरली पता है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट आके इस पोजीशन में नहीं है कि खान साहब की हुकूमत गिरा के किसी और को ले आए। इसलिए आप देखें चीमा साहब की आवाज में किसी बिल्कुल वो एक जटू वाली एक गुस्सा आ जाते और साथ ही वो उसमें मिन्नत कर ले, नहीं यार। एक दिन में स्टॉर्म इन अ टी कप, जिसमें वो प्याली के अंदर एक तूफान खड़ा कर देते हैं, अगले दिन ही वो प्याली उल्टी हो जाती है। 3 महीने सिर्फ। अच्छा सिर्फ फिर जो आमिर ने बात की, आमिर पहले भी कह चुके हैं कि जो उन्होंने इनके डीपीओ और डीसीओ चेंज किए उससे लड़ाई शुरू है। मेरी किसी सोर्स से बात हुई पंजाब में, मैं कि मसला क्या है, उन्होंने जनाब कि इनका जो लड़ाई शुरू है मिनरल के सेक्रेटरी पे शुरू हुई है। इनका मिनरल जो है बहुत कम लोगों को पता है, उनके ठेके अगले साल रिन्यू होने हैं पंजाब में। अब ये चाह रहे हैं कि हमारी मर्जी के सेक्रेटरी लगे, हमारी मिनिस्ट्री में भी लगे भाई कोई सेक्रेटरी लगे, आपने सेक्रेटरी का क्या करना है? अगर आपका कोई आपका मिशन कमीशन नहीं है, कोई माल पासी, कोई पानी नहीं बनाना, या तो कबलियत पे सवाल उठा दें कि हमसे अगर हम बड़े काबिल हैं और जो सेक्रेटरी है वो नलायक है। सो सारी चीजें कहाँ से शुरू होती, थाना हमें दें, कचहरी हमें दें, ये मिनरल हमें दें, हमारे मिनिस्ट्री के लोग दें, और फिर कोई क्वेश्चन ना पूछें, हम बंदे मारे वहां पे, हम ट्रांसफर करवाएं, हम किसी को उठवा लें, किसी को वहां पे छुड़वा लें, कोई थाना कर दे, कोई कचहरी कर दे, आपने हमें नहीं पूछना। सो इस मामले में इमरान खान साहब फॉर ए चेंज एक बात पे उन्होंने यू टर्न नहीं लिया अभी तक, और इनको उन्होंने वजारतें नहीं दी। लास्टली आप उसको, उनका क्या नाम है चौधरी शुजात साहब के बेटे का, सालिक नाम है, चौधरी सालिक साहब, वो भाई एक नौजवान है, वो भी मुनस इलाही का कजन है, वो भी चौधरी शुजात का बेटा है, वो भी एमएनए बन के आया है, उसकी अभी तक हमने कोई बुरी बात मैंने नहीं सुनी कम अज कम। तो चौधरी सालिक को क्यों नहीं बना देते, आप उसको वजीर बना दो। इमरान खान साहब उनको ऑफर भी कर चुके थे कि मुनस इलाही साहब पे क्योंकि अच्छा खासा केस है, स्कैंडल है, तो मेहरबानी फरमाए हमें सालिक साहब दे दें। उन्होंने चौधरी सालक नहीं देना, जैसे वहां पे मरियम नवाज और उसकी लड़ाई थी ना, चौधरी शुजात के बड़े बेटे हैं। जब बात आती है कि जी शहर के अंदर उनको मेयर के, लोकल बॉडीज के या किसी हवाले से, वहां पे बिल्कुल वहां कार्ड देते हैं। मैंने बताया ना कि वो तवाज़ुन जो चौधरी शुजात अपनी फैमिली की कुर्बानी दे के दिलवाते रहे, वो मुझे मुतज़लज़ल होता नजर आ रहा है। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है जो काफ लीग को अचानक से एकदम हुकूमती कारकर्दगी की जरूरत महसूस हुई है? ये क्या रीजंस क्या है इसके पीछे? ब्रेक के बाद इन पे बात करेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, एक तो जो आप बात करना चाह रहे थे, कंटिन्यू मैं आपसे जानना भी ये चाह रही थी कि काफ लीग को अचानक से कैसे हुकूमती कारकर्दगी में कुछ फ्लॉज नजर आना शुरू हो गए हैं। वजह कुछ और है अभी बोलने की या सिर्फ यही वजह है? नहीं, वो तो बता दिया कि टाइम टू टाइम वो जो है पावर गेम्स हैं जिसके अंदर वो समझते हैं कि वो और इस गाय में से और दूध निकाला जा सकता है। हालांकि इस गांव में, पंजाब में, इस गाय के अंदर उन्होंने रहने कुछ नहीं दिया। आप देखें कि मैक्सिमम पावर जो है कमज़ोर वज़ीर आला है और चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो हैं अक्सर उनकी मर्जी के आते हैं या इतने ज़्यादा आते हैं कि वो है। स्पीकर इनके पास है, उसके बाद जो है कहने को राजा बशारत साहब पीटीआई की सीट है मगर वो इनके आदमी हैं। तो जो राना सनाउल्लाह के पास जो पावर इख्तियारात थे वो अभी राजा बशारत के पास है। वो लॉ मिनिस्टर भी हैं पर एक्चुअली वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पे, और की पोजीशंस हैं, की मिनिस्ट्रियाँ उन्होंने ली हुई हैं, की मिनिस्ट्रियाँ इनके पास हैं। पर प्रेजलाई क्योंकि वहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरा पंजाब को समझते हैं। बुजदार साहब को तो डीजी खान से ज़्यादा बाहर पता कोई नहीं है, उनको पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी पता है कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, पूरा सिस्टम भी समझते हैं। तो वह स्पीकर पूरा पंजाब चला रहे हैं। अब इससे ज़्यादा आगे मैं ये नहीं समझती और क्या चाहिए। 5 सीटें यहाँ और 10 सीटें वहाँ, 5-10 सीटों के पीछे आप कितने के इख्तियार चाहते हैं ना। एक बैलेंस होता है कि आप अपना उतना इख्तियार मांगते हैं जितनी आपकी औकात होती है, सियासी औकात होती है। तो सियासी अब ये उससे ज़्यादा बढ़ना तो ये ब्लैकमेलिंग है। तो ब्लैकमेलिंग भी एक हद से ज़्यादा नहीं चल सकती है। इस तरह नहीं होता है सियासत के अंदर। एक आपको बिल्कुल एक थोड़े से तकाजे तवाज़न रखना पड़ता है इस चीज़ का। दूसरी बात आप देखिए, उन्होंने एक इशू क्या पकड़ा एकदम से ना, उनको किसान पंजाब याद आ गया। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये जो दो मुशर्रफ के दौर में जब चीफ मिनिस्ट्री थी, परवेज लाई साहब को अपनी पूछे ना तो वो पूरी लिस्ट करवा दे, मैंने ये किया। पर सवाल ये है कि इतने आपने किसान के साथ मोहब्बत कर दी थी वहाँ पे 2002 से लेके 2008 तक जो है, इतने आपने काम कर दिए थे। तो भाई साहब वो तो मिलिट्री की गवर्नमेंट थी, वहाँ तो टोटल इख्तियारात थे, इतने कमाल कर दिया था। तो आप री इलेक्ट क्यों नहीं हुए 2008 में? फौजी हुकूमत, अपनी हुकूमत जो है। उसके बाद 2013 में आपको कुछ वोट नहीं, वहाँ भी 5-6 सीटें, इस दफा भी पीटीआई की वजह से 5-6, वरना 5-6 भी गायब थी। तो क्यों नहीं वोट मिलता किसान? मगर उन्होंने किसान का, उनको पता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है ना यहाँ पे गलती कर रही है। सो वो किसान का इशू, और किसान का इशू बिल्कुल है जेन्युइन। ये पीटीआई को हमने कहा ना, इसको अगर ये मसले को हल नहीं करेंगे, ये महंगाई के मसले को हल नहीं करेंगे, और देही महंगाई को, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है, वरना शहरों में महंगाई ज़्यादा होती है, देहात में कम होती है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि देहात में ज़्यादा है। ये बड़ा खौफनाक चीज़ है। तो महंगाई को और गंदम का इस वक्त डायरेक्टली, क्योंकि इशू सपोर्ट प्राइस का जो आ गया हुआ है कि हर एक को पता है कि किसान से 1400 रुपए की आपने मान ली हुई है। आप देखिए ना, जुल्म 2400 रुपए मार्केट में बिक रहा है। 1000 रुपए का फ्रॉड है या धोखा किया गया है किसान के साथ। वो 1000 रुपया 1400 की लेके 2400 की जो मार्केट में बिकी, वो 1000 रुपया किसकी जेब में जा रहा है? वो जा रहा है या तो आपके आड़ती की जेब में, वो चोर बाजारी करने वाली जेब में, रिटेलर की जेब में, या गवर्नमेंट के बाबुओं और सियासतदानों की जेब में जिन्होंने ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गलत पॉलिसियां बनाई, या रूस के किसान की जेब में। 1000 रुपये पर मन का जो फर्क है इस वक्त, कि जुल्म है कि 1400 रुपये की आप किसान से लें और 2400 रुपये की मार्केट में बेचें। तो ये एक जेन्युइन इशू से क्यू वाले भी फायदा उठाएंगे, वो जो कह रहे हैं वो नून लीग वाले भी उठाएंगे, और पीपल्स पार्टी वाले तो बड़े ही चलाक हैं, उन्होंने 2000 रुपये की स्पोर्ट प्राइस करा दिया है। तो इनको इस महंगाई का मसला आज जो कह रहे हैं कि जी हमने ना वो शायद कुछ सब्सिडी अनाउंस कर रहे हैं, या इस पर कुछ करना पड़ेगा, वरना ये एक जेन्युइन इशू है। ये लाहौर का जलसा आप गौर करें, उन्होंने टाइमिंग बड़ी अच्छी रखी हुई है। टाइमिंग क्या है? नवंबर। पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर एक बात याद रखें, नवंबर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? नवंबर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इस वक्त जो किसान है, ये आम लोग नहीं, सियासत के स्टूडेंट समझते हैं, इस वक्त किसान बिजी होता है उसमें क्रॉप को सोइंग के अंदर। इस वक्त नवंबर में वो फारिग हो जाता है,
बिल्कुल जो है कनक लग चुकी होती है, वो घर में बैठा होता है, फारिग होता है, टाइम होता है, उस वक्त उसको बुलाया जाए ना तो वो उसके बाद बहुत फारिग टाइम होता है जलसे में जाने के लिए भी, और महंगाई का इशू, किसानों का इशू हो, तो इस पे आपको देखिएगा बंदे इकट्ठे करना, बड़े लोग इकट्ठे हो जाएंगे। पीटीआई के अपने लोग भी बड़े गुस्से में है। महंगाई हर एक को काटती है, कोई सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो नहीं काटती ना, पीटीआई के लोगों को भी सफर करना पड़ रही है, तो दे हैव टू डील विद दिस इशू। साहब आपको क्या लग रहा है, जो कल वाला एहतजाज था उसमें भी हमने एक आज जो खबर सामने, इतलात सामने आ रही है कि एक किसान जो कल जख्मी हुए थे वो अब जान बहक भी हो गए, और इनकी जानिब से इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि उस केमिकल उस पानी में मिलाकर किसानों के ऊपर फेंका गया। मैं इस पे बात करता हूँ, ये बड़ा, मैं तो खुद, मैंने जैसे बार बार कहता हूँ, मेरी जो अपनी माँ के साथ वो दूसरा वर्जन ये आ रहा है कि जो उसको दिल हार्ट अटैक हुआ है, पता नहीं किस वजह से हुआ, मगर जुल्म तो है ना, उस पर शेलिंग तो हुई है वहाँ पे, और एक्स्ट्रा यूज ऑफ फोर्स की गई हुई है, बिल्कुल यूज की गई हुई है, और वो इस तरह का जुल्म वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, मारे जाना तो वो एक तकलीफदह बात है, मगर उसकी तफ्तीश की अभी रिपोर्ट नहीं आई है। और आप पंजाब हुकूमत की, मुझे तो किसी उनकी बात पे यकीन है जी, हार्ट अटैक, ये यहाँ ट्विस्टिंग होती रहती है, वो कह देंगे कि जी हार्ट अटैक हुआ, वो जी बिल्कुल, बल्कि शुक्र है ये नहीं कह दे कि उसने खुदकशी कर ली थी जलसे में, ये कह सकते हैं, हुकूमत इसी तरह की करती होती है। सो मुझे तो कोई उन पे बुजदार साहब पे या उनकी किसी हुकूमत पे कोई यकीन नहीं। अब एकदम ट्विस्टिंग करना शुरू कर दें जो उसको हार्ट अटैक हुआ था, मतलब यहाँ पे हजारों लोग आए तो और किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ, उसी गरीब को हुआ जिसका सर फोड़ा, जिसको जख्मी हुआ था, वो तो सारा जख्मी हालत में आप उसको लेके गए थे, और उस पर फिर वो चीजें आ रही हैं, और फिर किसानों को मारना, मतलब हमें शर्म आनी चाहिए। जो लोग आपके लिए पूरा दिन रात, मैं तो खुद उससे किसान था, मेरी माँ किसान थी, मेरा बाप किसान था, मुझे पता है, हमने मिजरी से देखी हुई है, अभी भी देखते हैं सारी चीजें। आप यहाँ बैठ के आए हुए हैं, उनके साथ बंदा भेजने की बजाय, आज फखर इमाम साहब को पूछना चाहता हूँ, मेरी बड़े उनके दिल में इज्जत है, जब ये लाठियां खा रहे थे आपको इनके साथ खानी चाहिए थी लाठियां जाके। आप तो सबसे बड़े, उस वक्त मुझे याद है मुल्तान में डान में था, हर दूसरे तीसरे दिन बुला के हमें उस पर किसानों के हक में जी ये जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है, ये फिलहाल हो रहा है। आज शाह कुरैशी को जाके इनके साथ डंडे सोटे खाने चाहिए थे, ये जो फैब के बड़े चेयरमैन बने हुए थे और बड़े लीडर बने हुए थे, आज इनको निकलना चाहिए था। अकेले किसान आपने इनके रहमो करम पर छोड़ दिए, आपने रहमो करम पे छोड़ दिए। और पीटीआई को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनके बयानात सुने, इनकी चीजें सुने। वो मांग क्या रह रहे हैं आपसे, ये मांग रहे हैं कि आप उनको डॉलरों में, उनके नहीं, आपके रूस के जो किसान हैं उनको डॉलरों में पेमेंट किए इन्होंने, सर डॉलरों में, दुनिया भर आपने दुनिया भर से भीख में मांगे हैं डॉलर, वो लेके जाकर रूस के किसानों को दे रहे हैं, अपने किसानों पे डंडे बरसा रहे हैं आप, और बड़ा फखर कर रहे हैं, और फिर बता रहे हैं हार्ट अटैक हो गया। ये जो आपने तशद्दुद किया, जो मारा है उन पे, आप जाएं वो बेचारे आप, और इनमें से मोस्टली लोग जो आपको गंदम पैदा करके देते हैं, आपको काटन पैदा करके देते हैं, आपको चीनी पैदा करके देते हैं, कौन सी चीज है ये खाने की बेसिक चीजें हैं, और आपको यहाँ शहर में आके पहुंचा के जाते हैं। वो आ गए हैं आपको कहने के लिए कि हजूर ये हमारे जैन वाले हैं, इज्जत के साथ बात कर लें, चीजें कर लें। लास्ट में चीमा साहब को आज उनको किसानों की हमदर्दी चढ़ गई है, इनको चीनी की हमदर्दी नहीं चढ़ी इसको तारिक बशीर चीमा साहब को, क्यों? मुंह से लेके मिले हैं, जरा इनके देखें ना, मुफ्तें देखें जरा। आज किसानों के हमदर्दी भी, आप जो कैबिनेट में बैठे, लास्ट ईयर समरी आई थी कैबिनेट में जिसमें कहा गया था वीट सपोर्ट प्राइस बढ़ाई, इमरान खान साहब ने नहीं बढ़ाई थी। तो आप जो बैठे हुए थे चीमा साहब, आपने कौन सी वहां पे क्या ढा दी थी इमरान खान साहब के कैबिनेट के बाहर हो, आप चीनी पे बात क्यों नहीं करते? मुझे ये पूछना है परवेज इलाही साहब से और इनसे तारिक बशीर चीमा साहब से, को ठीक है आप उसको सालिक चौधरी साहब जो है उनको वजीर नहीं बनना चाहते, आपको नहीं पसंद कि चौधरी सालिक हुसैन जो है वो इमरान खान साहब के कैबिनेट में वजीर बने, नहीं मुंह से नहीं बनना है, वो जिद आपकी ठीक है जी, फैमिली का इशू है, आप डिसाइड करें। और भाई मुझे ये बता दें, तारिक बशीर चीमा जो है चीनी स्कैंडल पे बात क्यों नहीं करता? ये चौधरी परवेज इलाही साहब चीनी स्कैंडल पे बात क्यों नहीं करते कि रहीम यार खान मिल्क में मुनीस इलाही साहब के शेयर हैं बकायदा, जो 3 बिलियन रुपीज की सब्सिडी मिली थी जो इमरान खान साहब एंड कंपनी ने दी थी कि इनका पेट भरे इनका, उसमें इनके मिल भी शामिल है। वहां पे चीमा साहब चुप है, वहां किसान नहीं याद आता, वहां पे लोग नहीं याद आता। बताया जा रहे हैं शेयर शायद उससे ज्यादा है, वहां से 250 बिलियन रुपीज लोगों की जेब से निकाल लिया शुगर मिल वालों ने, इन्होंने चीनी महंगी करके। उस पे तो ना चौधरी परवेज इलाही साहब ने कभी मुंह खोले, ना कभी जनाब तारिक बशीर चीमा साहब ने खोले, ना कभी PMLQ के मुंह से आपने चीनी के हवाले से कभी कोई बात सुनी है। सर कोई एक बात, ये स्कैंडल जो आप उन पे बात करें ना जरा, आप उस पर बताएं। आज आपको यहाँ पे एक वजारत में जब मुनीस इलाही साहब वजीर बन जाए, 2-4 DC और DPO इनके मर्जी का मिल जाए, इमरान खान साहब की हुकूमत बल्ले बल्ले, कोई मसला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इनके लिए। सो यही वजह कि हम इन लोगों पे यकीन नहीं करते, ये जो इस पे आते हैं। लेकिन लास्टली दाद दें इनको, जब चाहे वो टीवी चैनल्स पे खुद को एट एनी गिवन टाइम, आज कह दिया कि अगली इलेक्शन की तैयारी करो जो है। ये सारा मुझसे अगर पूछे ना आप चल चलाओ का आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, आखिर जो खबर मैं मतलब नहीं देना चाह रहा था, चले आपके उसके सवाल पे देते हैं
ये सारी चीज़ें ये हैं कि इमरान खान साहब पे बड़ा दबाव था कि मुहर्रम के बाद आपने बुज़दार साहब को तब्दील करना है। ये सबको ये चीज़ें तय हो चुकी थी, इमरान खान साहब भी राजी हो चुके थे, इनमें दबाव भी जहाँ से आता है उधर से आ चुका था। वो बता भी रहे थे लोगों को कि बुज़दार साहब जाने वाले मुहर्रम के बाद। हालात ऐसे बने, अल्लाह भला करे मियाँ नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब को बहुत सारी सपोर्ट उधर से भी आई है। बहुत कम लोग समझेंगे कि जब उन्होंने अपना आके अटैक लॉन्च किया है ना, अब वो जिन्होंने हटवाना था बुज़दार साहब को, जिन्होंने आके इनको कहा हुआ था कि हटाएं, अब वो इस पोजीशन में नहीं रहेंगे कि वो खान साहब के पास जाएं और उनको कहें कि भाई साहब जो हमने वादा किया था ना वो निभाना पड़ेगा। ताजमहल फिल्म का गाना है, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, जरा मेहरबानी फरमाएं तो अपना बंदा हटाएं। मुगल आजम का नहीं सर, मेरा ख्याल ताजमहल का है। खैर उस पे सर जी अब वो जाके खुद जा नहीं सकते स्टिक लेके, क्योंकि खुद फंसे हुए हैं। मियाँ साहब ने उधर से टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है तो, और इमरान खान साहब को एग्जैक्टली पता है कि जनाब इस वक्त मुझे डिक्टेट कराने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए उन्होंने इंटरव्यूज में बार बार 2-4 बड़ी सख्त बातें की हैं कि उनका मिलना बड़ी गलती थी, उन्हें मिलना नहीं चाहिए था, मुझसे किसकी जुर्रत है इस्तीफा की मांग के दिखाए, मेरे पास अगर कोई DGI सही आता तो मैं उसको बरतरफ कर देता। सो खान साहब को पता है कि इस वक्त वो मेरे पास नहीं आता। उनको भी पता है कि जनाब ये बंदा हमें हटवाना, हमारी भी जिद है। सो चौधरी साहबान ये जो धमकी दे रहे हैं ना नए इलेक्शन की, इमरान खान को सूट करेगा ये कि आप सियासी शहीद बन के जाएंगे, देखें जी मैंने इनकी गलत बातें नहीं मानी, मैंने इनके फलां काम नहीं किए। और इस्टेब्लिशमेंट ये अफोर्ड कर सकती है कि ऑलरेडी मार्केट में नवाज शरीफ साहब छुटे हुए हैं, उसके बाद इमरान खान साहब भी अनलीश हो जाए जाके मार्केट में। सो इमरान खान अंडरस्टैंड्स हिज कार्ड्स कि इस वक्त मुझे ना कोई डिक्टेट करा सकते हैं, ना मेरे पे दबाव आ सकते, बल्कि इमरान खान साहब इस पोजीशन में है कि इन प्लेयर्स को थोड़ा सा वो प्रोटेक्ट करें, इनको कवर दें। लिहाजा खान साहब इस वक्त जो कहते हैं मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, वो और किसी से हूं ना हूं, चौधरीयों से ब्लैकमेल इमरान खान नहीं होने वाला सर इस वक्त। यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। मरियम नवाज इस वक्त गिलगित में मौजूद हैं और उन्होंने जो पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं उनके खिलाफ घेरा तंग करने की भी धमकी दिया, उनको लोटा भी करार दिया है। साथ ही साथ बिलावल साहब भी वहां पर मौजूद हैं। गिलगित के तमाम जो अभी इलेक्शन कैंपेन चल रही है इस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, GB इलेक्शंस आ रहे हैं और मरियम भी वहाँ पर मौजूद हैं गिलगित में, बिलावल भी मौजूद हैं, इमरान खान पर मज़ीद तनकीद भी की जा रही है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि हम GB इलेक्शंस में आप क्या वाकई में कोई तब्दीली देखेंगे? भाई GB के इलेक्शन का बड़ा सीधा सा है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शनों में हमेशा का एक तारीख रही हुई है कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है तो वहाँ के लोगों को ये समझ होती है कि बग़ैर इस्लामाबाद के, क्योंकि उनकी सानवी है, उस तरह के सूबे तो नहीं अभी बने हैं ना, तो वो सारा कुछ इस सेंटर पे देख रही होती हैं। उनकी तमाम जो पैसे भी यहाँ से जाने होती हैं, रिसोर्सेज भी यहाँ से जाने होते हैं, उनके अफसरान भी यहाँ से जाने होते हैं, तो वो यहाँ पे जो हुकूमत होती है उसी की बनती है। हाँ, अगर वहाँ पे कोई अपसेट हो जाता है तो मेरे ख्याल में PTI हुकूमत के लिए एक धचका होगा। इसलिए धचका होगा कि ये फिर देखा जाएगा कि ओहो वाकई ये महंगाई का इशू और ये बाकी चीज़ें जो हैं इनकी पॉपुलर लेवल पे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इनकी कम हो गई है, तो वो एक धचका होगा। तो ये लेट गए हैं वहाँ पे PTI वाले, और वहाँ पहले बिलावल ने बड़ी ज़्यादा कैंपेन की, फिर मरियम बीबी अब चली गई हैं। अब वहाँ क्वेश्चन ये है कि आपस में तो इकट्ठे जलसे वलसे कर रहे हैं, मगर वहाँ पे कोई, मेरा नहीं ख्याल है कि इनकी कोई इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये इनके वोट की डिवीजन होगी नून लीग के और उसके, और शायद PTI को उसका एक एज हो जाए, ये मेरा ख्याल है। हो सकता है ऐसा ना हो, कोई छोटे लेवल की जो है कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो रही हो, मुझे नहीं पता, मगर ये एक क्वेश्चन है। मगर वहाँ पे मैं खबर देता जाऊँ कि एक दरार बहुत बड़ी नून लीग और पीपल्स पार्टी में आ चुकी है। वो दरार ये आ चुकी है कि जो वहाँ पे सफदर साहब के साथ और जो मरियम को गिला था जी हमारे घर देखें गेट तोड़ दिए गए, और जो वाक़या हुआ था जिसकी कराची की, जिसके बाद एक उनकी इंक्वायरी एक चल रही थी, तो मैंने पता करने की कोशिश की कि उस इंक्वायरी का क्या बना, वो रिपोर्ट जो है, तो वो हमें भी पता चलेगा पब्लिक। उन्होंने कहा जनाब ये वादा नहीं किया गया था कि वो पब्लिक रिपोर्ट की जाएगी, वो उन्होंने बिलावल साहब, इट इज़ बिटवीन बिलावल साहब एंड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ,
तो मेरी इतलाएं ये हैं कि वो आईजी साहब भी अब जो है ना काफ़ी नरम रवैया उनका हो चुका है, वो भी कहते पाए जा रहे हैं कि जनाब मेरे साथ तो कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की भी तसल्ली कर दी गई है कि जनाब जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ आइंदा नहीं होगा टाइप जो है, तो इसी में दब जाएगा। तो ये एक्सपेक्ट कोई अगर कर रहा था कि वो एक रिटर्न रिपोर्ट आएगी और उसके बाद फलाने लोग फारिग कर दिए जाएंगे, तो वो फिलहाल कोई ऐसी नहीं आ रही। जिसका मतलब ये है कि पीपल्स, जो हम कह रहे थे, पीपल्स पार्टी ने फेंटी पड़ गई जो है सफदर साहब को। वो सुबह सुबह जो है अपने बेडरूम से उठा के जाके थाने में बंद कर दिया गया, बेइज्जती इनकी हो गई, कैश पीपल्स पार्टी ने कर लिया। कि उसके बाद से बिलावल साहब का रवैया काफ़ी नजर आ रहा है। मजीद हम देखना चाहेंगे कि क्विड प्रो को एक चीज़ होती है कि ये पीपल्स पार्टी इस पे खामोश हो जाएगी, इन रिटर्न उनको क्या कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और क्या आइंदा से इसके कॉन्टोर्स क्या होंगे। मगर ये एक है कि मुस्लिम लीग को भी नज़र आ रहा है, पहले ही इनके सफ़ों में पीपल्स नून लीग के लोग कह रहे थे कि ये हमें बेच डालेंगे, इन पे हम एतबार नहीं करते। ख्वाजा आसिफ साहब पब्लिकली कह रहे थे, बाद में चुप कर गए हैं। तो पहले ही दराड़े थी, वो दराड़ जरा वाजे हो गई है। अच्छा क्लास साहब, आपको क्या लग रहा है इस दराड़ की आमिर साहब बात करें वाकई में वाजे हो गई है और अब क्लैश होगा? और ये तो कह रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी बेच देगी, बिक जाएगी। बिक नहीं, मतलब है कि वो उनको यूज कर लेगी नवाज शरीफ साहब को, अगर मैं ठीक समझूं उनके कैंप को। तो ये कौन से फरिश्ते हैं नवाज शरीफ साहब? इन्होंने कितनी दफा पीपल्स पार्टी को बेचा है। बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ ये मिलके नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा उसमें जफर अली शाह साहब थे और साथ में नवाब नसरुल्लाह थे, वो मिलके बेनजीर भुट्टो साहबा और उन्होंने नवाज शरीफ साहब का अलायंस करवाया था लाहौर में। उस एमआरडी कौन सा वो इनका अलायंस बना था, मैं नाम भूल रहा है उसका, लाहौर में बनवाया उन्होंने। एक तरफ वो अलायंस बनवा रहे थे बेनजीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब के साथ में, वो जनरल मुशर्रफ के साथ आपके जेल से बैठ के वो पाकिस्तान से उड़ने के मुआहदे बना रहे थे आखिरी दिन तक, लास्ट डेज तक। तो आपने भी तो बिट्रे किया ना उनको। तो सो यहाँ बिट्रेल चलते। बेनजीर भुट्टो साहब ने इनके साथ क्या चार्टर, आज वो कह रही थी लोटों के, मरियम बीबी के लोटों के खिलाफ कोई ना जाए। अच्छा, ये बड़े मजे की चीज है, जब नवाज शरीफ साहब चाहें वो लाइन बदल लें, वो वहां पे वोट को इज्जत दो नारे मारते मारते जाके बूट को वोट डाल आए, उनको कोई शर्मिंदगी नहीं होती, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उनकी पार्टी के लोग कहें कि आपकी पॉलिसी से हम डिफर कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ना ये गद्दारी हो गई। जब आपने जाके बूट को वोट डाला यहाँ पे 3 साल के लिए, बिल्कुल डाला ना इन्होंने, उस पे तो जुबैर साहब कह चुके हैं कि हमने गलती की। तो भाई साहब, आपका जमीर जब चाहे सो जाए, जब चाहे वोट को इज्जत दे दो, जब चाहे बूट को वोट डाल दो। मतलब ये एक अजीबोगरीब है। तो आप इस तरह की आके सियासी बेईमानियां करेंगे तो आपका वर्कर भी करेगा, तो आपके मेरे ख्याल सियासतदान भी करेंगे। सबक उन्होंने आपसे सीखा। टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।